आपने आपने हथियारों का राइट। प्रश्न उठाया, तो आइए थोड़ा-सा वॉर मेमोरियल के बारे में बात कर देते हैं अरे मेरे हाँ, यहाँ। बिल्कुल। इस बार जो एक नई चीज़ हुई है वो ये है कि एक थोड़ा-सा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करने की लोगों ने कोशिश की, कि आपने कैसे इंडिया गेट से जो फ्लेम है उसे आप इधर ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो आरती जी, अगर इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डाल पाएँ? ये जो भी ये जो भी हुआ है, ये जो डिस्कशन और कंट्रोवर्सी हुआ है, ये मेरे हिसाब से बहुत ही पॉलिटिकल है। एग्ज़ैक्टली, लोग सबका कहना है कि अमर जवान ज्योति से फ्लेम हटा के वी हैव इरेज्ड द मेमोरीज ऑफ दोज़ सोल्जर्स। लेकिन रियल ये है कि वी हैव मर्ज्ड द फ्लेम्स एंड वी हैव क्रिएटेड मोर मेमोरीज। एंड फाइनली नेशनल वॉर करेक्ट, मेमोरियल जो है वहाँ पर सारे जितने भी वॉर हुए हैं आज तक, सारे सोल्जर्स के नाम इंस्क्राइब्ड है। और और ये लोग जो कह रहे हैं ना कि इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति में हमने ये डिलीट कर दिए सारे मेमोरीज ऑफ फ्लेम बुझा दी, जो भी है। मुझे ये पूछना है कि इंडिया गेट पे हम लोगों ने लोगों को आइसक्रीम खाते हुए देखा है, सिंग चने खाते हुए करेक्ट, देखे, लोगों को पिकनिक जाते हुए देखा है। अगर आप किसी को पूछें कि इंडिया गेट यहाँ पे फ्लेम क्यों जल रही है, मेरे हिसाब से शायद शायद ही कोई रिप्लाई कर पाए। एग्ज़ैक्टली। और तो मैं हुँ, इसका जी, मतलब ये है कि द राइट मॉरल्स हैव नॉट बीन इम्बाइब्ड इन अस। हमें पता ही नहीं है कि कितने लोगों ने सैक्रिफाइस क्या कर कितने लोगों ने सैक्रिफाइस किया है। तो ये जो इंडिया गेट का जो ये लोग बोल रहे हैं कि मेमोरीज इरेज कर दी है, ये सब बिल्कुल पॉलिटिकल है। और जहाँ तक नेशनल वॉर मेमोरियल की बात करें हम, तो इट इज अ वेरी बहुत ही बड़ा और बहुत अच्छा सा इन लोगों ने और इंस्पायरिंग स्ट्रक्चर बनाया है 40 एकर्स में। अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप अलग दुनिया में ही आ गए हैं, जहाँ पर एग्ज़ैक्टली, 26,000 सोल्जर्स के नाम इनग्रेव्ड है। करेक्ट, करेक्ट। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया गेट ये बेसिकली हमने बनाया नहीं था, ये ब्रिटिश ने बनाया था। ये एग्जैक्टली। जैसे इम्पेरियल वॉर ग्रेव्स कमीशन करके एक था उनका, जो 1917 में स्टार्ट हुआ। इट गॉट फर्स्ट फाउंडेशन स्टोन उसका रखा गया था 1921 में, और 31 में यानी 10 साल बाद वो बनकर तैयार हुआ। इसमें 13,000 सोल्जर्स का नाम एनग्रेव्ड था, मानते हैं। लेकिन ये 13,000 में वो भी सोल्जर्स थे जो अंग्रेज थे, और जितने भी ये 13,000 सोल्जर्स है, ये सभी के सभी आईएनए के खिलाफ लड़ने वाले ब्रिटिश सोल्जर्स थे। ठीक है? यानी उस समय तो ख़ैर आईएनए नहीं था, यानी 1931 की अगर बात करें तो, लेकिन आई एम सेइंग कि दे वर फाइटिंग फॉर द ब्रिटिश। उन्होंने वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश एम्पायर के फेवर में फाइट किया था। दे वर नॉट फाइटिंग इन फेवर ऑफ इंडिया। दे वर इंस्टेड फाइटिंग फॉर द एम्पायर, जो कि भारत के ऊपर हुकूमत कर रही थी। तो पहली बात तो ये है कि इट वाज़ नॉट आवर देशभक्त सोल्जर्स, फर्स्ट थिंग। बट सोल्जर्स आर ऑलवेज रिस्पेक्टेबल, चाहे हमारे हो या किसी के भी हो। सो इन दैट सेंस आई ऑल्सो रिस्पेक्ट दैट। लेकिन बात यह है कि दीज आर नॉट इंडियन सोल्जर्स, टू बी ऑनेस्ट। तो ये हमने अपना वॉर मेमोरियल की तरह हम क्यों ट्रीट करें इसे? ये तो ब्रिटिश का वॉर मेमोरियल था। दे वांटेड टू से कि चलो भैया, जो लोग एम्पायर के लिए लड़े उनके लिए हमने यहाँ पे भी एक वॉर मेमोरियल क्रिएट किया। वेरी नाइस, अच्छा जेस्चर था, क्योंकि वो हम उस समय कॉलोनी थे। उस समय के लिए जेस्चर ठीक था, लेकिन हम जब आजाद हुए उसके बाद में भी आप अपना वॉर मेमोरियल नहीं बनाते हो, आप वही चलाने लगते हो। और दूसरी बात, Indian soldiers, 83,000 Indian soldiers participated in the British wars, British led wars। इसमें से केवल 13,000 सोल्जर्स को यहाँ पे जगह दी गई। तो बाकी सोल्जर्स का क्या? खैर, वी आर नॉट वेरी मच बॉदर्ड अबाउट दो सोल्जर्स हु फॉट फॉर द ब्रिटिश एनीवेज। अब हुआ क्या कि इसके बाद इंदिरा गांधी जी आई। तो इंदिरा गांधी जी ने 1971 वॉर जीतने के बाद वहां अमर जवान ज्योति को उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे तो हर साल हम आते ही हैं अपने सोल्जर्स को श्रद्धांजलि देने। तो अभी ये अमर जवान ज्योति सिग्निफाई करेगी हमारे सोल्जर्स को जिन्होंने 1971 वॉर जीता। और तब से लेकर अब तक वो अमर जवान ज्योति पे ही सारे के सारे नेशनल सेरेमनीज होती हैं, 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो। हर प्रेसिडेंट, हर प्राइम मिनिस्टर वहीं पे
यानी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसके आगे भी जैसे कारगिल हुआ या इसके आगे जो जितने भी इवन टेररिज्म के अगेंस्ट जितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, उन सभी लोगों को अगर मेमोराइज़ करना है या फिर यानी श्रद्धांजलि देनी है तो सब लोग वहीं पे देते हैं। तो फिर उसके बाद हमने नेशनल वॉर मेमोरियल अपना खुद का बनाया और इसके बाद में फाइनली अभी इस साल ये जो अमर जवान ज्योति है उसके लव को लिया गया और उसे नेशनल वॉर मेमोरियल में जो फ्लेम ऑलरेडी जल रही थी उसमें मर्ज कर दिया गया। तो लास्ट टाइम आई चेक्ड लव से लव लगाना, जोत से जोत जलाना ये तो एक अच्छी चीज मानी जाती थी। लेकिन पता नहीं अभी अपोजिशन ऐसा क्यों कर रहा है कि इसका एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। मैं जी, सबसे पहले तो ठीक। कृष्णा पंचाल जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा। उन्होंने शायद नेशनल वॉर मेमोरियल के ऊपर उन्होंने वेरी ट्रू दिया था। सो आरती जी आपकी मम्मी हैं? जी। ओके, नमस्कार कृष्णा जी। अच्छा, मेरे तरफ से भी नमस्कार उनको। ओके, सो ये मैं थोड़ा-सा नेशनल वॉर मेमोरियल के ऊपर आरती जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखिए, ये एक थोड़ा-सा हिस्ट्री है कि वॉर मेमोरियल सबसे पहले प्रपोज़ किसने किया था? इंडियन आर्मी ने, भारतीय आर्मी ने, नेहरू गवर्नमेंट को, ठीक है? गवर्नमेंट ने तो कुछ किया ही नहीं, ठीक है? तो वो 1960 से लटका पड़ा हुआ था 2006 तक, ठीक है? 2006 में आई विल स्टिल गिव क्रेडिट टू अभी मनमोहन सिंह को देना चाहिए या सोनिया गांधी को देना चाहिए या एंटोनिया माइनो को देना चाहिए तो आप डिसाइड कीजिए। लेकिन यूपीए सरकार उस समय जो थी, अब डिसीजन मेकर उसमें कौन था वो आप डिसाइड कर दीजिए, भाई मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। तो उन्होंने कम से कम एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ज़रूर बनाया कि भैया चलो इसके ऊपर सोचते हैं। अब तक तो नेहरू सरकार ने तो कोशिश भी नहीं की कि चलो सोचना भी क्यों है। वो थे जिन्होंने 2 दशकों तक नेताजी के परिवार के ऊपर स्पाइंग किया था। तो इसके बाद यूपीए गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल अलाउ कर दिया था कि चलो 2000 अभी ये भी अब मनमोहन जी की सरकार थी उस समय। उन्होंने अप्रूव कर दिया था कि चलिए जी ये वॉर मेमोरियल तो बनना चाहिए। लेकिन उस समय शीला दीक्षित जी दिल्ली की सीएम थी। शीला दीक्षित कौन से पार्टी से आती है? सेम कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी के ही सीएम ने बोल दिया कि नहीं जी वो आपका सेंटर का जो भी होगा वो सही है, लेकिन दिल्ली में नहीं बनाना, दिल्ली में मैं जगह नहीं दूंगी। सो शी ऑब्जेक्टेड इट। तो आप एक साइड से अप्रूव करते हो, दूसरे साइड से आप रिजेक्ट करते हो। तो ऐसी नीतियाँ चल रही थी। उसके बाद में 2014 में जैसे कि आप जानते हो मोदी जी ने ये प्रॉमिस किया था, पॉलिटिकल प्रॉमिस था उनका कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूँ तो मैं सबसे पहले ये वॉर मेमोरियल का काम करूँगा। 2015 में 1 साल के भीतर-भीतर उन्होंने ये पास भी कर दिया। ये जो इन प्रिंसिपल है ना, इन्होंने इन प्रिंसिपल विंसिपल कुछ नहीं, ये एक्चुअल ही पास्ड इट कि चलो भाई वॉर मेमोरियल बन जाएगा। उन्होंने कॉम्पिटिशन अरेंज की अगले ही साल, उसके अगले साल उसका रिजल्ट भी आ चुका था और उसके अभी 2018 में ही ये बन जाना चाहिए था। 1 साल थोड़ा डिले हो गया, वहाँ पे चलो हो जाता है कई बार। लेकिन जैसे ही वो कंप्लीट हुआ, 1 महीना भी उन्होंने नहीं लिया, विदिन अ सिंगल मंथ और सो ऑलमोस्ट अ सिंगल मंथ उन्होंने उसे इनॉग्रेट कर दिया। तो इसे कहते हैं पॉलिटिकल विल। इसके ऊपर आरती जी आपको क्या लगता है? इनके ऊपर भी और इनके ऊपर भी आपकी क्या टिप्पणी? मुझे लगता है नेशनल वॉर मेमोरियल जो है वो लोगों के दिल के बहुत ही इट इज़ वेरी क्लोज टू द पीपल्स हार्ट। इतना इम्पोर्टेंट होता है नेशनल वॉर मेमोरियल। आप किसी भी कंट्री में जाएं तो नेशनल वॉर मेमोरियल पे लोग इतना प्राइड करते हैं। आप रशिया में जाएंगे तो जो न्यूली वेडेड कपल्स होते हैं वो पहले नेशनल वॉर मेमोरियल में जाते हैं और उनको एक ग्रैटिट्यूड फीलिंग के साथ जाते हैं क्योंकि उनकी वजह से ही वो अभी इतने शांति से रह रहे हैं। दैट इज हाउ दे आर इंडक्टेड टू द सोल्जर्स। पर इंडिया में तो कुछ और ही कहानी है जहाँ पर तो हम आर्मी चीफ को गली का गुंडा बोल सकते हैं, हम उनके हाँ। बैलर पर क्वेश्चन कर सकते हैं। हम तो बेसिकली जहाँ तक नेशनल वॉर मेमोरियल की बात है, ये जो इतना लटका पड़ा इतने सालों से, ये बहुत ही बड़ा ब्लॉट है ऑन द नेशन। एनीवेज वेज जी। हाँ, तो जैसे कि मैं कहूँ कि आज गणतंत्र दिवस है, तो जब गणतंत्र का गठन हो रहा था, जब गणतंत्र हमारा बना जा रहा था, संविधान लिखा जा रहा था, तो इस चीज में उस समय के जो नेता हैं उनमें से कुछ नेताओं ने, कुछ लोगों ने ये प्रपोज किया था कि भारत में भी जैसे उस टाइम पे जैसे अमेरिका हुआ करता था
कि हर व्यक्ति को एक आर्मी का एक मैंडेटरी ट्रेनिंग देना हम लोग कंपल्सरी रख दें, कम से कम 1 साल के लिए। तो अगर मैं अपना जीवन सपोज 60-70 साल का है, उसमें से अगर मैं 1 साल देश की सेवा के लिए दे देता हूँ, तो जब भी भारत पर कुछ भी आपदा आएगी तो उस समय में भारत का हर आदमी सोल्जर रहेगा। ये चीज़ करेक्ट, चीन में है, ये चीज़ इज़राइल में बहुत ज़्यादा है, करेक्ट, ठीक है? करेक्ट, इसीलिए इज़राइल में आप मतलब कोई आँख उठा के देख नहीं सकता, जबकि चारों तरफ से वो अपने सबसे खतरनाक दुश्मनों से घिरा हुआ है। एक करेक्ट। बार आपको पता ही है कि 6 उन्होंने डेज़ कितने वॉर। देशों को एक साथ हराया था, राइट? तो वहाँ का हर आदमी सोल्जर है। वैसे ही भारत में भी प्रपोज़ किया गया था कि यहाँ पे भी हम ऐसा करते हैं कि हर व्यक्ति को 1 साल के लिए आर्मी की ट्रेनिंग हम बिल्कुल। देंगे, ठीक है? बट इसको उस टाइम पे खारिज कर दिया गया था। क्यों खारिज कर दिया गया था मुझको अभी तक समझ तो नहीं आता है, पर मैं आज भी ये कहता हूँ कि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को कम से कम 1 साल के लिए, अगर 1 साल एक साथ नहीं दे सकते तो हर साल 1-1 महीने 3-4 साल तक ऐसे 1-1 महीने का ट्रेनिंग आर्मी के अंदर में उनको दिया जाए। एक तो ठीक है कि इससे हमारी सैनिक शक्ति बढ़ेगी, प्लस हमारे अंदर जो राष्ट्रवाद है, हमारे अंदर जो देशभक्ति की जो भावना है ना, वो बढ़ेगी। आज के समय में आप देखो कि जो पेरेंट्स ही हैं, तो पेरेंट्स बच्चों को क्या पढ़ाते हैं एग्जैक्टली, वो अमेरिका का नौकर बनाने के लिए ही पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए रहते हैं। इंग्लिश सिखाओ, मराठी मत वही सिखाओ, पॉइंट जो आपने हिंदी मत पहले सिखाओ, स्टार्टअप के वक़्त कहा ठीक था। है ना? करेक्ट, राइट, राइट। तो भारत के अंदर में लोगों के अंदर देशभक्ति बहुत है और वे सैनिकों का बहुत सम्मान करते हैं, पर उसका कारण हमारा धर्म और हमारी जो संस्कृति है वो है, न कि हमारी एजुकेशन। हमारा जैसे कि आज के समय में, जैसे कि आरती जी बता रही हैं कि रूस के जो नवविवाहित दंपतियां हैं वो सबसे पहले अपने नेशनल वार में जाती हैं। शायद ही कोई होगा जो नेशनल वार में ऐसे कोई नहीं होगा, सिर्फ कोई नहीं घूमने होगा। के लिए जाएगा, या म ऐसा कुछ मेरे ख़्याल प्राउड से फील करके। वेद जी और आरती जी एक एक और सेशन होना चाहिए मेरे ख़्याल से कि किस तरीके से हमारे हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके रखा हुआ है। हम हमारे हिस्ट्री में हमेशा वो चीज़ सुनते हैं कि भारत कब-कब पिटा, लेकिन भारत ने कब-कब लोगों की पिटाई करके इस यहाँ से निकाला, वो हम कभी पढ़ाते ही नहीं है लोगों को। आप देखेंगे ना जापान की हिस्ट्री जो है, उसमें हिस्ट्री में यही है कि जापान ने कब-कब पीटा। उनकी हाँ, हिस्ट्री में कहीं वही तो नहीं है कि सिखाना चाहिए। जापान में कितने हमले हुए वो नहीं है। तो इसलिए वहाँ के लोग इतने नेशनलिस्ट है और इसलिए जापान वो है जो है अभी। इसके ऊपर ज़रूर एक आधा दूसरा सेशन अपन रख सकते हैं कि शिक्षा नीति हमें किस तरीके से बदलनी चाहिए।